Good morning, everyone. लास्ट क्लास में कहाँ पे हमने छोड़ा था? अच्छा, क्षमादान की शक्तियाँ पूरा हो गया था। अच्छा, तो क्षमादान की शक्तियाँ में दो तीन, अब देखें कि जो हमने अब आपको लास्ट टाइम में बता दिया था कि संविधान में देखा जाए तो 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ लिखी गई हैं। तो हमने पांचों प्रकार के रूप आपको बता दिए थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्डन। आर्टिकल 72 में जो बात लिखी गई है कि पहला होगा पार्डन जो होता है कम्यूटेशन, दूसरा होता है रिमिशन और तीसरा होता है रिस्पाइट, चौथा है रिस्पाइट, चौथा है रिप्रीव और पांचवा है पार्डन। यही सारी शक्तियां गवर्नर को भी है। और यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स में डिफरेंस देखें तो सेम पावर इज ऑल्सो एक्सरसाइज बाय गवर्नर, लेकिन अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर में जो फर्क होता है, प्रेसिडेंट भी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्यपाल भी। लेकिन प्रेसिडेंट की शक्तियों में जो बड़ा फर्क होता है कि प्रेसिडेंट इवन कम्यूट इज एंटाइटल्ड टू पार्डन डेथ पेनल्टी टू। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को भी क्षमा देने का अधिकार होता है, जबकि गवर्नर की अगर हम पावर देखें, कंपैरिजन जरा कर ले, ये समान शक्तियां हैं। कुछ मामलों में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर समान है क्योंकि ये पांचों शक्तियों का प्रयोग दोनों करते हैं। फर्क यह है कि प्रेसिडेंट अपनी शक्ति का प्रयोग संघ सूची के विषय पर करेगा और गवर्नर अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य सूची के विषय पर करेगा। यानी चूंकि राज्य सूची कानून अलग है, संघ सूची कानून अलग है। दूसरी बात, गवर्नर डेथ पेनल्टी को क्षमा नहीं कर सकता, बल्कि डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकता है। डेथ पेनल्टी को कम्यूट करने का मतलब है कि समबडी इज सेट फ्री, किसी को मृत्युदंड की सजा मिली हुई है और किसी को मुक्त कर दिया जाए तो ये क्षमा है। लेकिन गवर्नर डेथ पेनल्टी को कम्यूट नहीं करता, बल्कि माफ नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, कम्यूट कर सकता है। डेथ पेनल्टी कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। वो पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है, डेथ पेनल्टी को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस हो गया गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स में। दूसरी बात है, ये बात स्पष्ट है कि डेथ पेनल्टी को क्षमा कर देने का मतलब है कि व्यक्ति बिल्कुल जेल से फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, तो डेथ पेनल्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। इवन ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑल चार्जेस एंड कन्विक्शन अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी टू। दूसरा, यहाँ पे डेथ पेनल्टी को कम कर दिया जाएगा, कम्यूट कर दे गवर्नर, वो पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। तो पहला फर्क हो गया। दूसरा, प्रेसिडेंट किसी भी, अब जब क्षमा की बात आएगी तो स्वाभाविक रूप में कोर्ट किसी को, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर चलता है, कानून विधायिका बनाती है, दंड देती है न्यायपालिका, और क्षमा कौन करती है, एग्जीक्यूटिव। तो जिसको पेनल्टी देने का अधिकार तो दैट बिलोंग फॉर द जुडिशरी। न्यायपालिका किसी को क्षमा दे सकती है, न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग करती है, इसलिए न्यायपालिका हमारे वेरियस टाइप ऑफ कोर्ट्स हैं। उसी में एक कोर्ट है कोर्ट मार्शल टू,
सैन्य न्यायालय, तो हमारे यहाँ तो बड़े सारे न्यायालय हैं, तो बाकी कोई हाई कोर्ट की सजा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, सभी प्रकार की क्षमा देने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, और दैट इंक्लूड्स द पेनाल्टी गिवन बाय द कोर्ट मार्शल टू। कोर्ट मार्शल का मतलब सैनिक न्यायालय, सेना का पूरा अलग कानून चलता है, और सैनिक न्यायालय ऐसे ऐसे, मान लीजिए कोर्ट मार्शल का काम तब आता है जब कोई सेना का अधिकारी है, उसने कोर्ट के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, सेना के रूल को फॉलो नहीं किया, उसके खिलाफ फिर कोर्ट मार्शल का मामला चलाया जाएगा। और कोर्ट मार्शल से किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया 10 साल, और कोर्ट मार्शल स्पेशल प्रोविजन है क्योंकि कोर्ट में आर्मी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, इसलिए सेना में डिसिप्लिन की बात हो जाए तो ये ऑर्डिनरी कोर्ट में मामला नहीं जाता। अगर किसी सेनाधिकारी के द्वारा सिविलियन के साथ कोई क्राइम कर दिया जाए तो दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय एन ऑर्डिनरी कोर्ट, लेकिन सेना के रूल का वॉल्यूशन किया जाए तो कोर्ट मार्शल होगा। तो प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन गवर्नर कोई पावर नहीं है। गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा देने का कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब है द पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज ग्रेटर देन द पार्डन पावर ऑफ अ गवर्नर। अब इतनी बात तो संविधान में लिख दी गई, इतनी बात संविधान में लिख दी गई। अब इसके आगे क्षमा देने का अधिकार अगर प्रेसिडेंट को है, तो आप ये बात जानते हैं कि आर्टिकल 74 हम हर जगह यूज करेंगे। तो सवाल है कि क्या प्रेसिडेंट किसी को क्षमा दे सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर काम करेगा, बिना पूछकर काम करेगा। और दूसरी बात है, अब मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी प्रेसिडेंट को सलाह गलत तरीके से दे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो हमारे संविधान में इतनी बात तो लिख दी गई, उसके आगे की बात कुछ लिखी नहीं गई थी कि व्हाट्स द ग्राउंड ऑफ दैट, आधार क्या होना चाहिए, किसी को क्षमा कर दीजिए। हमारे संविधान में क्या क्या चीजें नहीं लिखी गई हैं कि व्हाट मे बी द बेसिस ऑफ, आधार क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा किसी को क्षमा करने का। दूसरी बात है, क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति की पर्सनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। देखिए, पर्सनल पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल फर्क होता है। पर्सनल का मतलब है कि अगर मैंने किसी को क्षमा कर दिया तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन मर्सी, हमने, किसी ने हमारे साथ झगड़ा किया और हमने उस बात को क्षमा कर दिया, भाई मैं सारी बात भूल गया, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, दैट बिलोंग टू अवर पर्सनल कंसाइंस। लेकिन प्रेसिडेंट का क्षमादान की शक्ति होती है, वो पर्सनल कंसाइंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो सवाल ये बातें तो स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर में प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। और ये बात आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में डिस्क्रिशन के स्कोप कम से कम होते हैं। यद्यपि बात सच है कि द पावर ऑफ पार्डन इज डिस्क्रिशनरी इन द नेचर। क्षमादान की शक्ति अपने आप में विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन का मतलब है जिसका आधार लिखा न गया हो, जिसका कोई ग्राउंड न हो। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करेगा, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर तार्किक होनी चाहिए, अतार्किक? तार्किक होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं क्षमा, तो सवाल, अब ये सब उत्तरी सवाल हो गए कि आखिर में बेस क्या होना चाहिए। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है तो उसका मिसयूज ना हो। दूसरा, और पावर रेशनल तरीके से प्रयोग हो, क्योंकि हमारे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है। और आप ये बात जानते हैं कि हमारे बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों के मिसयूज हुए हैं। अब जब संवैधानिक प्रावधान का मिसयूज होगा तो न्यायपालिका अपने आप पिक्चर में आ जाएगी। जैसे हम संवैधानिक प्रावधान के मिसयूज की बात करेंगे तो विच इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी। इस वजह से हमारे यहाँ क्षमादान की शक्तियों में ही बड़े मिसयूज हुए हैं। और अगर प्रेसिडेंट वाइज क्षमादान की शक्तियों की बात आप करेंगे, जैसे कुछ हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रतिभा देवी जी पाटिल, उन्होंने क्षमादान शक्ति का खूब प्रयोग किया। प्रणब मुखर्जी ने उसका कम यूज किया। दूसरी बात है, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम नहीं बोलता, आर्टिकल 72 में, या गवर्नर जब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा तो व्हाट इज द टाइम लिमिट? आखिर में कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिए।
और आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट की बात आती ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 99% जगहों पे टाइम लिमिट नहीं दी गई है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कि अगर स्पीकर को हटाना है 14 दिन के पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को हटाना है 14 दिन के पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। हाउस को समन करना है तो 6 मंथ इज मैंडेटरी। हमारे संविधान में केवल 1% जगह पे टाइम फ्रेम दिया गया है, बाकी जगह पे टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम फ्रेम है ही नहीं है। तो ये सारे, इसका मतलब अगर जब भैया मिसयूज करने की बात है कि सारी इशूज आ जाएंगे मिसयूज में, और ऐसा हुआ। इस वजह से अब अगला अपने आप इशू बन जाएगा कि प्रेसिडेंट के पावर और जुडिशियल रिव्यू के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर लिखने की बात करें, क्षमादान की शक्तियां और न्यायिक पुनरावलोकन। द पावर ऑफ पार्डन एंड द जुडिशियल रिव्यू। क्षमादान की शक्तियां एवं न्यायिक पुनरावलोकन। पहला पॉइंट, एक बात जो हर जगह न्यायपालिका जहां है उसी बात को हम स्टार्ट कर देते हैं। कहीं भी न्यायपालिका है तो लिखने कुछ बेसिक रूल है। जैसे पहला है कि उच्चतम न्यायालय, ये पॉइंट जहां भी न्यायपालिका की बात आए तो वहां से शुरू कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट is a guardian of the constitution। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इसीलिए क्षमादान की शक्ति का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। Therefore, power of pardon is also subject to judicial review। इसलिए क्षमादान की शक्ति का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है और उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के आधार पर क्षमादान शक्ति के प्रयोग के निम्नलिखित आधारों का निर्माण किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज laid down the following principle for exercising the power of pardon। उच्चतम न्यायालय ने क्षमादान शक्ति के प्रयोग के निम्नलिखित आधारों का निर्माण किया है। क्षमादान शक्ति के प्रयोग के निम्नलिखित आधारों का निर्माण किया है। उसमें पहला है कि क्षमादान राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है। Pardon is a constitutional power of the president। संवैधानिक शक्ति अंडरलाइन, क्षमादान राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग तार्किक और वस्तुनिष्ठ रूप में ही होना चाहिए। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति जिसका प्रयोग तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में ही होना चाहिए। which must be utilized in a rational and indiscriminatory method। तार्किक और वस्तुनिष्ठ रूप में ही होना चाहिए। यह
यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। इट इज नॉट अ पर्सनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। और आप बात जानते हैं, संवैधानिक शक्ति व्यक्तिगत शक्ति में बहुत बेसिक डिफरेंस हो जाता है। व्यक्तिगत का मतलब है कि दैट डिपेंड अपॉन योर ओन विल। व्यक्तिगत का मतलब है कि हम कब किससे रिलेशन बनाएं, कब किससे नाराज हो जाएं, कब खुद से, व्यक्तिगत संबंध है। अब कल के लिए राष्ट्रपति किसी से नाराज हो जाए तो क्या उसको फांसी दे देगा? संविधान लागू नहीं करता। दोनों में फर्क हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। जिसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। जिसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी। अच्छा, ये बात वो ध्यान दें की है, जब हम ये कहते हैं कि क्षमादान राष्ट्रपति की व्यक्तिगत शक्ति, संवैधान डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति है, तो विवेकाधीन शक्ति का मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम करेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ विवेकाधीन का मतलब अलग है। विवेकाधीन का मतलब है कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायालय के जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति का निर्णय अलग हो सकता है, न्यायालय का निर्णय अलग होगा। तो यहाँ पे विवेकाधीन का मतलब ये है। अदरवाइज तो फिर राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का कोई मतलब होता ही नहीं। तो इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। अगला, लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग मनमानी रूप में नहीं कर सकता। बट द प्रेसिडेंट कांट मिसयूज द डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग मनमानी रूप में नहीं कर सकता। जिसकी जांच न्यायपालिका का विषय है। जिसकी जांच न्यायपालिका का विषय है। अगली बात, अगला, क्षमादान के लिए राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं करेगा। क्षमादान के लिए राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई नहीं करेगा, अपितु राष्ट्रपति के समक्ष लिखित याचिका प्रस्तुत करनी होगी। अपितु राष्ट्रपति के समक्ष लिखित याचिका प्रस्तुत करनी होगी। A written petition, a written submission is important or is mandatory for exercising the power of president, for exercising the pardon power of the president. इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कभी ओरल हियरिंग नहीं करेगा।
ओरल हियरिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने बुलाया जाए, हाँ भाई तुमने क्यों क्षमा दी जाए, और पूरे रोते गाते पूरी कहानी बता दे कि सर हमारी कंडीशन ऐसी है, मैं क्षमा कर दीजिए। वो रिटेन में एप्लीकेशन देगा कि ये मामले हैं, इस आधार पे हमने क्षमा मांगा हुआ है। अब अगर इस बात को, सारे पॉइंट को देखा जाए तो आखिर में क्षमादान के बेसिस क्या है, जितनी बात हमने अभी आपको बताई ये सभी न्यायपालिका के डिसीजन में आया हुआ है। कि हर सिंह केस बड़ा फेमस केस था जहाँ पे जुडिशरी ने ऐसा डिसीजन दिया। उसके बाद तो बहुत सारे केसेस हैं। बच्चन केस जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन, अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि बच्चन इज डिफरेंट, तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के अलग डिसीजन है। इन केसेस के आधार पे जो पॉइंट बनते हैं कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग होता कैसे है, और हर डिसीजन न्यायपालिका का है। और इसके बावजूद हमारे यहाँ आखिर में सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है। तो क्षमादान शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, जैसे आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को क्षमा करें। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग के साथ हम जेल मैनुअल्स को भी देखते हैं, जो कि क्रिमिनल विधि का प्रशासन राज्यों का भी विषय है। समूर्ति सूची के विषय का मतलब केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य भी उस पर काम करेंगे। तो आखिर में बेस क्या होना चाहिए कि किसी को हम क्षमा दे दें। तो माना जाता है कि देखिए बेस ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को दंड देने से पूरे परिवार का अकेला व्यक्ति है, जिसके 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 आधार पे पूरे परिवार की आजीविका चल रही है, अगर उसको हमने डेथ पेनल्टी दे दिया तो इसका मतलब पूरे परिवार को हमने दंडित कर दिया। एक बेस हो सकता है पहला। दूसरा बेस हो सकता है कि उसका रिकॉर्ड देखा जाए। जब व्यक्ति जेल में रखा जाता है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, मैनुअल बनता है, और जेल का अधिकारी ये सब लिख के रखता है किस कैदी का व्यवहार कैसा है। पूरा रिटन एक एक दिन की एक्टिविटी लिखी जाती है, उसकी मैनुअल बुक होती है। तो जेल अधिकारी बाकायदा उसके संरक्षक, उसके गार्डियन, अब जेल में कैसा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो रोज ही मारपीट कर रहा है, ऐसे भी जेल में कैदी होते हैं। जेल में दूसरे ऐसे कैदी होते हैं जो किसी को योगा सिखा रहा है, फर्क तो हो गया इसमें। इस मैनुअल को ध्यान में रखती है कोर्ट, इस मैनुअल को ध्यान में रखेगी कि आखिर में उसका जेल के अंदर व्यवहार कैसा था। लेकिन कई बार आप देखेंगे, और दूसरी बात, जब पार्डन, अब जब सरकार किसी को पार्डन करती है तो बाकायदा उसके लिए कमेटी बनती है। ऐसा नहीं कि हम अचानक किसी को पार्डन कर दिया है, दैट इज जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले तिहाड़ जेल में बंद कई अपराधी थे। इसमें मनु शर्मा एक बड़ा फेमस व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई हत्याकांड, आप जानते हैं कौन सा बड़ा फेमस हत्याकांड था? एक जेसिका लाल। जेसिका लाल एक बार में काम करती थी और वहां पे रेस्टोरेंट में खाना सर्व करती थी। उसको उसकी हत्या कर दी गई इस मामले पे कि उसने शराब के पैक उससे मांगा गया, उसने मना कर दिया, नो टाइम इज ओवर, तो मनु शर्मा ने उसकी हत्या कर दी। इस बात पे यद्यप मनु शर्मा ने बाकायदा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 20 साल से ज्यादा सजा काट ली है, तो जब उसकी सजा की बात आई कि अब उसको क्षमा कैसे किया जाए, तो दिल्ली, अब चूंकि तिहाड़ जेल में है तो दैट बिलोंग टू दिल्ली गवर्नमेंट, तो उसमें कमेटी बनती है कि किसी को क्षमा के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार कोई डिसीजन लेती है, गवर्नर का डिसीजन ऐसा नहीं होता, बकायदा कमेटी बनती है। तो उस कमेटी में दिल्ली गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस कमेटी में जेल का सुपरिंटेंडेंट होगा, उस कमेटी में देयर में भी जज टू। हर राज्य ने अपनी अपनी कमेटी बना रखी है कि हम किसी व्यक्ति क्षमादान की याचिका पे कैसे विचार करेंगे। ठीक वैसे जब इस कमेटी का रिकमेंडेशन दिल्ली का मामला होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा या प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राज्य का मामला होगा गवर्नर के पास जाएगा। तो हर राज्य ने ऐसी कमेटी बना रखी है, कमेटी के मेंबर्स रिटर्न अपनी एडवाइस देते हैं। तो जब प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को क्षमा देता है तो इस बेस को देखेगा कि आखिर में कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। पहला, जेल अधिकारी की रिपोर्ट क्या है, दूसरा उसका सोशल इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, तीसरा, और सवाल उसकी उम्र कैसी है, चौथा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड कैसा है, पांचवा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ ज्यादातर मामले में 99% केस में जो अपराध होते हैं वो स्वाभाविक रूप में सिचुएशनल होते हैं, व्यक्ति का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। कई बार आप देखते हैं आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने गुस्से को 2-4 मिनट न संभाला होता तो आपसे वो काम हो जाता है जो शायद आप किसी क्रिमिनल के बारे में, तो आपको क्या क्रिमिनल बोल दिया जाए, नहीं। इसलिए जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई होगी, आपको लगता होगा मैं इसका, मेरे हाथ में अगर उस समय कोई गन रही होती मैं इसको मार ही देता।
इस वजह से इन सब बातों को कोर्ट देखती है। और आजकल तो एक नई डिबेट चल पड़ी है कि डेथ पेनल्टी भारत में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दैट इज इंटायरली सेपरेट इशू। हाँ, वो विषय में तो नहीं, लेकिन जीएस के लिए कोई भी इशू आए तो उसमें 4-5 पॉइंट आपको पक्ष विपक्ष में जानना चाहिए कि भाई देयर शुड बी डेथ पेनल्टी और नॉट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो एक अलग इशू है, उस पर कभी अब 4-5 पॉइंट अब सोच के विचार करिएगा। जैसे कहाँ पे करंट अफेयर्स देखने की बात होती है, हमेशा ध्यान में रखिए, हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका लोकपाल पे अदरवाइज तो दुनिया में 1000 न्यूज़ चल रही है एक दिन में, हमारे लिए बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात हमेशा, लेकिन लोकपाल के विषय में अगर इंपॉर्टेंट है तो आपने पढ़ लिया सब कुछ। तो लोकपाल किसकी किसकी जांच करता है? क्या? न्यायाधीशों की जांच करेगा नहीं करेगा? क्या? अब सवाल ये है, इनको हटाया कैसे जाएगा? इसको बहुत ध्यान, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। लोकपाल का पहला प्रयोग दुनिया में कहां हुआ था? कहने का मतलब है कि जो भी आप चीज देख रहे हैं तो हर डायमेंशन पे कि क्या पावर्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉब्लम हुई, और लोकपाल को देखा तो अच्छा, लोकपाल से एनएचआरसी क्या रिलेशन है? हाँ, मैंने एनएचआरसी पढ़ेंगे आगे बता देंगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि आप जब भी कोई चीज को देख रहे हैं तो अभी इस पे अच्छे थॉरली आप चीजों को देखिए, कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एंड दैट मीन्स करंट अफेयर्स। तो आपको याद दिलाए, जैसे डेथ पेनल्टी के बारे में हमने कहा कि अब डेथ पेनल्टी मेंस में कराता है तो 4 पॉइंट अगेंस्ट में होना चाहिए, 4 पॉइंट पक्ष में होना चाहिए, अल्टीमेटली आपका निष्कर्ष होना चाहिए। लेकिन फिलहाल और हमारे यहाँ कैसे संभव हो सकता है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये हमने बेस बता दिया कि दीज आर द वेरियस बेसिस ऑन विच गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन। और कई बार तो आप देखेंगे पब्लिक ओपिनियन भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है किसी व्यक्ति को क्षमा देने और क्षमा न देने पर। लेकिन अब हम लिखने की बात पर आ जाए, अगला हेडिंग है शक्ति का पृथक्करण और क्षमादान शक्ति का प्रयोग, सेपरेशन ऑफ पावर एंड द पावर ऑफ पार्डन। शक्ति का पृथक्करण एवं क्षमादान शक्ति का प्रयोग। शक्ति का पृथक्करण एवं क्षमादान शक्ति का प्रयोग। तो पहला पॉइंट, संविधान संविधान का मूल आधार शक्ति पृथक्करण है। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान का मूल आधार शक्ति का पृथक्करण है, जिसके अनुसार न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दंड प्रदान करती है, जुडिशरी पेनलाइजेज एनी पर्सन। संविधान का मूल आधार शक्ति का पृथक्करण है, जिसके अनुसार न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दंडित करती है तथा कार्यपालिका या ब्रैकेट में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। कार्यपालिका या ब्रैकेट में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। और संविधान में
संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के प्रयोग क्षमादान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के प्रयोग पर किसी प्रकार की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के प्रयोग पर किसी प्रकार की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। Even there is no time limitation for the president in order to exercising the pardon power. किसी प्रकार की समय सीमा का प्रयोग नहीं है। जिस प्रावधान का कार्यपालिका के द्वारा अत्यधिक दुरुपयोग किया गया, this provision was highly misused by the president. जिस प्रावधान का राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा अत्यधिक दुरुपयोग किया गया, परिणाम स्वरूप सबसिक्वेंटली न्यायपालिका ने भी क्षमादान शक्ति का प्रयोग परिणाम स्वरूप न्यायपालिका ने भी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। न्यायपालिका ने भी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब देखेंगे ये मामला बड़ा स्ट्रेंज है। ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला ये है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन अब देखिए कैसे संविधान का मिसयूज किया गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मिसयूज। अब हमारे यहाँ मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिल गई, डेथ पेनल्टी के लिए याचिका गई राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब तक विचार नहीं करेगा तब तक उस कैदी क्या रहेगा, रिप्रीव। न्यायपालिका ने डेथ पेनल्टी की सजा दे दी, लेकिन डेथ पेनल्टी के सजा को एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसको है, कार्यपालिका। पुलिस इज पार्ट ऑफ कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, तो सजा को एग्जीक्यूट करेगी कार्यपालिका, लेकिन उसे डेथ पेनल्टी कितने दिन में दिया जाएगा, दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इसको डेथ पेनल्टी दिया जाए। अब डेथ पेनल्टी का मोड क्या हो सकता है, आज उस पर भी बहस है। आजकल तो बड़ी बड़ी बहसें आ गई, लोग कहते हैं पहला डेथ पेनल्टी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलग इश्यू है। दूसरा, डेथ पेनल्टी किसी सीवियर फॉर्म होना चाहिए या बड़ा माइल्ड फॉर्म होना चाहिए। जैसे जो हैंगिंग का सिस्टम है, दैट इज मोस्ट ब्रूटल, ओल्ड एंड नॉन डेमोक्रेटिक वे ऑफ हैंगिंग एनीवन। क्योंकि आप याद रखिए, अगर व्यक्ति जेल में है तो उसके गरिमा के अधिकार का खत्म नहीं हुआ। जेल में भी व्यक्ति को अधिकार है, ऐसा नहीं कि उसको आप बहुत ही मनमानी तरीके से फांस देंगे, लटका देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए कई बार तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऐसे विकल्प पे तलाश करिए कि क्या आप मृत्युदंड देने के किसी विकल्प पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि शूट करना, जहर दे देना, इंजेक्शन दे देना। दीज आर मोर माइल्डर फॉर्म ऑफ डेथ पेनल्टी रादर देन हैंगिंग एनीवन। हैंग करना बड़ा ही अजीब सा होता है, और बाकायदा जेल के बड़े मैनुअल होते हैं, और हमारे यहाँ तो लॉ है, लॉ में प्रोसीजर का इतना बड़ा ध्यान में रखा जाता है। एक बात आपने सुन रखा होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, हमारे यहाँ तो दंड दे दिया गया है, तो दंड के प्रोसीजर क्या है, जैसे किसी को डेथ पेनल्टी देने के तरीके हैं। ऐसा नहीं कभी मन हुआ ए उठ चल अभी टांग देंगे तुमको, ऐसा नहीं है। प्रोसीजर पे इतना, इसलिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। हमारे यहाँ दंड दिया जाएगा प्रोसीजर, हैंग किया जाएगा प्रोसीजर, उसमें जैसे कि इसका मिसयूज बिल्कुल ना होने पाए। और जब किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई, 1 महीने पहले उसके परिवार को इन्फॉर्म किया जाएगा, लास्ट में से पूछा जाएगा तुम किससे मिलना चाहते हो, अंतिम दिन उसको सुबह 4 बजे जगाया जाएगा, नहलाया जाएगा, उसे पूछा जाएगा तुम किसकी प्रार्थना करना चाहते हो, उसको प्रार्थना करने का अधिकार होगा। उसके बाद बाकायदा तब उसे
एक निश्चित समय पे 5 से 6 बजे के बीच में जगह होगी, वहाँ पे डॉक्टर आएगा, जेल सुपरिंटेंडेंट होगा, वहाँ से प्रेजेंट होंगे, उसके बाद हैंग किया जाएगा, उसके बाद उतारा जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा नाउ ही इज डेड। इतने प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में हर चीज की प्रक्रिया होनी चाहिए, हर चीज की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अब एक अलग मुद्दा है कि आखिर में अब ये सब जीएस के इश्यूज बड़े बड़े होते हैं, जैसा अभी, क्योंकि आप ये याद रखिए, मेंस में कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि ये बताओ क्षमादान की शक्तियां क्या है। मेंस में हमेशा वो अप्लाइड सवाल पूछता है जीएस में कि डेथ पेनल्टी क्या है, माइल्डर भी रूप हो सकता है, आर्गूमेंट आप बताइए। और हर चीज के पक्ष में 4-5 आर्गूमेंट आपके पास होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम दूसरी बात पे विचार करें जिसमें हम विचार कर रहे हैं मूलतः, कि यानी कुल मिला के जो कहने का अभिप्राय था कि सजा को एग्जीक्यूट करने का अधिकार कार्यपालिका को है और सजा देने का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है। यानी हमारा संविधान ये नहीं मानता कि सजा देगी कार्यपालिका और माफ करेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका को माफ करने का अधिकार नहीं है, माफी का अधिकार तो सीधे कार्यपालिका को है। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन अगर आपको ये सुनने में आए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी की डेथ पेनल्टी कम्यूट करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आ जा रहा है कि मृत्युदंड की सजा को माफ करके उसने कहा चेंज कर दिया आजीवन कारावास, ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या राष्ट्रपति को करना चाहिए? भारत में ऐसा हो रहा है नहीं, और ये हो रहा है, इज इट ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? ये बड़ी विचार का सवाल है। और भारत में ऐसा हो गया, तो अब बताइए ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कार्यपालिका ने जानबूझ के ऐसा मौका दिया। तो अगला पॉइंट, कार्यपालिका के द्वारा मृत्युदंड की सजा, कार्यपालिका के द्वारा मृत्युदंड की सजा में जानबूझकर अत्यधिक विलंब किया गया। एग्जीक्यूटिव डिलिबरेटली डिलेड द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। कार्यपालिका ने मृत्युदंड की सजा के क्रियान्वयन को जानबूझकर देर किया, विलंब किया, और 10 वर्षों तक या दशकों तक सजा का क्रियान्वयन नहीं किया गया। It was not executed till decades, और दशकों तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। दशकों तक इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के द्वारा मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। मृत्युदंड की सजा को, it means why judiciary commuted the death penalty into life imprisonment, because executive deliberately delayed the execution of death penalty। अब गठबंधन की सरकार थी, और ये मामला गठबंधन सरकारों में खूब हुआ। गठबंधन की सरकार थी, अब देखेंगे राजीव गांधी के हत्यारे,
अब राजीव गांधी के हत्यारों को 10 साल से ज्यादा जेल में रखा गया, जबकि डेथ पेनल्टी उनको ऑलरेडी अवार्डेड है। अभी एग्जीक्यूट कौन करे? क्योंकि वहां पे जो डीएमके के सहयोगी दल थे, जिन्होंने संघ सरकार को सपोर्ट कर रखा था, डीएमके ने कहा था नहीं, इन लोगों को आप डेथ पेनल्टी देंगे कि तमिल सेंटिमेंट नाराज हो जाएगा। अब सवाल है कि क्षमादान में किस बात का ध्यान रखा जाए, जाति, धर्म, क्षेत्र की भावना का या कुछ और का? और भारत में बिल्कुल होड़ चल गई क्षमा करने की। तो पहली बार संघ सरकार ने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को, संघ सरकार ने 10 साल तक डिसीजन ही नहीं लिया। तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी व्यक्ति की सजा को क्रियान्वित करने में कारण तो बताइए, डिलेट आपने किया तो देयर मस्ट बी ए वेरी वैलिड रीजन, कारण होना चाहिए। और अगर आप किसी को मृत्युदंड की क्षमा को बेलावजह रोक के रखे हुए हैं, इट इज लाइक डबल जियोपर्डी। आपने एक शब्द सुना, दोहरा जोखिम या दोहरा दंड, डबल जियोपर्डी। आपने सुना कि एक मुर्गी को 9 बार हलाल किया जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को आपने 10 साल तक डेथ पेनल्टी की सजा नहीं दी, इसका मतलब है 10 साल तक उसको भय दिखाई रखा, आज नहीं तो कल तुम मरोगे। कब मरोगे पता नहीं है। तो रोज सुबह उठता है, वो जानकारी कहता है भाई मैं कब मरूंगा, क्या भाई बताया जाएगा। ये बताइए, ये डबल पेनल्टी है कि नहीं? ये डबल जियोपर्डी है। एक मुर्गी को कितनी बार हल करेंगे? एक ही बार या 4 बार? सीधी सी बात है। इसे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आ जाना पड़ा। और अब जरा सोच के देखिए, अब सवाल है कि लोग समाधान मांगते हैं, बताइए इसका समाधान कैसे किया जाए? क्या कोई टाइम लिमिट कर दिया जाए? तो सवाल है कि यार हर समस्या के समाधान के लिए मैं एक बता, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अपने में संशोधन करेंगे केवल संविधान में? अपने में कब करेंगे? दैट इज रियल क्वेश्चन। जब संविधान की भावना को नहीं देखेंगे, संविधान के शब्दों को देखेंगे या भावना को? किसको देखा? अभी तक तो भावना देख नहीं पाए। इसलिए जब एग्जामिनर कई बार ये सजेशन पूछता है क्या किया जाए, भाई क्या करना तो बड़ा साफ तौर पे है कि वी शुड लुक ओवर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भावना को देखा जाए। और हर जगह जहां जहां छोटे छोटे लूप होल है, बस हम संविधान का क्या कर देते हैं, मिसयूज। हर जगह संविधान का मिसयूज कर दिया। तो हर चीज के लिए ये कह देना कि संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट फ्रेम हो जानी चाहिए। टाइम लिमिट फ्रेम होगी तो कुछ और हम बहाना निकाल लेंगे। बहाना तो हमारे पास है। इसलिए अब सवाल है कि हमें कोई काम न करना हो तो हमारे पास 50 बहाने हैं और मैं समय समय पर उसको निकाल लूंगा। इससे समाधान ये नहीं हो सकता कि नहीं हम हर बात में संविधान का संशोधन कर दीजिए, हर बात में रूल चेंज कर दीजिए, स्टैच्यू चेंज कर दीजिए। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट। हमें संविधान का मिसयूज करने से रुकना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हुआ, पार्टी इंटरेस्ट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही सारी समस्या की जड़ है। यही है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अगला, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अगला जरा देख लें, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, हमने कार्यपालिकी बता रखी है, विधायी भी सारी बता दिया, न्यायिक बता दिया, क्षमादान। और अगला पद देखिए, अगला है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। व्हाट इज इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब देखिए, जो मेंस में लिखने की लैंग्वेज आपको बता दें, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 352, 356, 356, 360, ये सब केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काम करेगा। लेकिन अगर लिखने की लैंग्वेज का प्रयोग करना हो, मेंस में कभी अगर ये बात आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? पहला, कैसे हम आपातकालीन शक्तियों का जो मूल विजन है, कैसे इसको होलिस्टिकली देखते हैं। और मैं बार बार ये बात करता हूँ, जो मेंस में लिखते समय हमेशा होलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं। ये नहीं कि बस आर्टिकल है, ये आर्टिकल तो सेकेंडरी चीज़ है।
कि व्हाट वाज विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि प्रोफेसर राजीव भार्गव ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ न्यू विजन फॉर आवर सोसाइटी, अ न्यू विजन फॉर अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री। वैसे ही हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो लिखने की बात है। इसका सब हेडिंग लिख लीजिए। सब हेडिंग इसका है लोकतंत्र में स्थायित्व, लोकतंत्र में स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व और व्यवस्था, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, जो सोच के देखिए कितनी बड़ी हेडिंग है, कितने बड़े शब्दों का महत्व है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। अब देखेंगे मेंस और पीटी का अप्रोच कहां फर्क आ जाता है। प्रीलिम्स में केवल बस तथ्यों पर ध्यान देते हैं कि अच्छा ये थी 56 में, 352 में क्या बात है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन मेंस में हमेशा उसके फिलोसफी को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसके हमेशा मर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप याद रखिए हर चीज की फिलोसफी आपको जाननी पड़ती है। आपके जीवन की फिलोसफी तो वही है। अभी मैं कल एक म्यूजिक शो देख रहा था, देखिए हर चीज सीखने की है। किसी में सिंगर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उस सिंगर से इंटरव्यू से पूछा गया कि हाउ हाउ यू सिंग, आप किसी गाने को गाते कैसे हो। उसने कहा गाने दो प्रकार के होते हैं, एक फिलोसॉफिकल और एक सिचुएशनल। हमने कहा अरे फिलोसॉफिकल गाना। अब सवाल है कि अब जैसे कि जितने सूफी सॉन्ग है क्या है, फिलोसॉफिकल। तो फिलोसॉफिकल है तो गाना मुंह से गाना चाहिए, रूह से। मीन्स को आंखों से जबान से समझेंगे या रूह से, समझा। एक बात आप देखिए, जीवन की हर सीखने का तरीका एक ही मिलता है। और कभी आपने सोचा होगा भाई मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार बिकेम ग्रेट सिंगर। वो रूह से गाते थे, फिलोसफी समझते थे। तो आपको महान बनना है, सामान्य बनना है, तो क्या पकड़ना है, रूह। अब ये देखिए, ये बात देखने मजाक जैसी लगती है, लेकिन बड़ी सीरियस बात है दोस्तों। आप जब तक विषय के मर्म को नहीं पकड़ते तो पता चला कि छिछले पानी पे ही पकड़ते रह जाते हैं, गहरे पानी में उतरना है दोस्तों। इसलिए हमेशा संविधान की आत्मा, और जब एक बार संविधान की स्पिरिट को आप पकड़ना समझ जाए तो मेंस लिखना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। इट बिकम लाइक अ केक वॉक, एकदम से आपके लिए बड़ा आसान मानवल बन जाता है। इसमें बार बार आपको विजन, मतलब कैसा आपके रूप स्पिरिट होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं का अप्रोच क्या था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और संकीर्ण अप्रोच क्या है, 356 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और रूह पकड़े। इसलिए रूह आप पकड़ना सीखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। पहला पॉइंट, पहला। लिख लीजिए, पॉल ब्रास पॉल ब्रॉस ने लिखते हुए कहा, पॉल ब्रॉस ने लिखते हुए कहा कि भारतीय संविधान निर्माता भारतीय संविधान निर्माता व्यवस्था और स्थायित्व के निर्माण पर व्यवस्था और स्थायित्व के निर्माण पर केंद्रीय बल प्रदान करते थे। केंद्रीय बल प्रदान करते थे
Stability and order was the primary concern of the framers of Indian Constitution that was set by Paul Brass. इसका मतलब अब जरा सोच के देखिए, व्यवस्था का मतलब नकारात्मक मतलब है अव्यवस्था न होना, ऑर्डर मीन्स लैक ऑफ डिसऑर्डर, दूसरा स्टेबिलिटी, और आप एक खास बात देखेंगे स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए अब सवाल है कि ऑर्डर होना चाहिए पहला। अब इसी बात को सरदार पटेल ने कैसे कहा था, अगला पॉइंट, सरदार पटेल ने या वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने संविधान सभा के समक्ष, सरदार पटेल ने संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष ये कहा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के अभाव में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता अखंडता के अभाव में स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का विचार संभव नहीं है। An idea of liberty and justice is incomplete without the unity and integrity of a nation. That was said by Vallabhbhai Patel in the Constituent Assembly. अब आप देखेंगे कि दोनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, जो वल्लभ भाई पटेल ने कहा या जो पॉल ब्रॉस ने कहा, कि इसका मतलब स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। ये बहुत जरूरी बात इसलिए है कि आप जरा सोच के देखिए सामान्य परिस्थितियां, अस्थायित्व का मतलब है जब परिस्थितियां सामान्य हो। और हमारा संविधान जब बना था, जब हमारा संविधान बना था तो वी गॉट वेरियस एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड। अब जरा सोच के देखेंगे, अभी तो कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक बात पे बहस हो गई कि क्यों न अमेरिका में आपातकाल लग सकता है। जब हमारा संविधान बन रहा था, इट वॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में तो अनेक देशों में आपातकाल लगाए गए जहां संविधान में इसकी कोई कल्पना थी ही नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनको इमरजेंसी लानी पड़ी। तीसरा, वर्तमान में भी देखेंगे, मान लीजिए इन केस ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डोकलाम क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अगर भारत चीन के बीच कोई ऐसी समस्या आ जाए या भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर जैसी कंडीशन हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए या पहले राष्ट्र की एकता अखंडता को बचाना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि भी बात अगर हम संविधान को होलिस्टिकली देखें कि संविधान लोगों के द्वारा लिखा गया, वी द पीपल मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए हमने संविधान में नागरिकों के अधिकार का व्यापक उल्लेख किया है। Therefore, the chapter of fundamental right, part 3 is very sacrosanct chapter of Indian Constitution. लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब राष्ट्र नामक शरीर का ही स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए। आप याद रखिए, डांस तब करते हैं जब हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। आप बेड पे पड़े हो, कोई कह रहा है बैंड बजा डांस करोगे, अब बेकार की बात मत करो। याद रखिए दोस्तों, जब शरीर को बचाने की बात आ जाए तो कई इतने टफ मेजर्स हम लेते हैं। और आप ये भी याद दिलाते हैं, जब हार्ट की जरूरत होती है, जब टफ डिसीजन का मतलब है जो शरीर, राष्ट्र हमारा शरीर है। अब मान लीजिए शरीर के किसी एक अंग में प्रॉब्लम आ गई, तो मीठी वाली होम्योपैथिक की दवा लेंगे, सर्जरी करना पड़ेगा। होम्योपैथिक की दवा बड़ी अच्छी लगती है चूसने में दोस्तों, चूसते रहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा चैप्टर रखा। यहां तक कि आलोचक यहां तक कहते हैं, आलोचक तो यहां तक कहते हैं, इट इज देयर आर फ्यू अनडेमोक्रेटिक प्रोविजंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लोकतंत्र के संविधान में कई प्रावधान ऐसे हैं जो अलोकतांत्रिक हैं, उसमें आपातकाल के प्रावधान है। क्योंकि आपातकाल में अपने आप में ये अनडेमोक्रेटिक कैसे है, आजादी रिस्ट्रेन कर दी जाएगी, आजादी नहीं मिलेगी आपको। यह लोकतांत्रिक कैसे हैं, संघ राज्य के संबंध बदल जाएंगे। अलोकतांत्रिक कैसे हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थिति जैसी जीवन नहीं रहेगा, इलेक्शंस को भी पोस्टपोन किया जा सकता है।
तो दीज आर अनडेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी हमने उसको बनाया है क्योंकि सबसे जरूरी क्या था? स्थायित्व। इसलिए हमारे संविधान में बार बार आप देखेंगे बोलने की आज़ादी को रोका गया है राष्ट्र की एकता अखंडता के नाम पे। आपको प्रियम्बल याद है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रियम्बल राष्ट्र की एकता अखंडता, फंडामेंटल्स राष्ट्र की एकता अखंडता, लास्ट में पूरा एक चैप्टर है राष्ट्र की एकता अखंडता। तो हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि जिस कंडीशन में हमारा संविधान बन रहा था पहला, और वो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अभी भी हमारे देश में, आप देखें कश्मीर का मामला है, नॉर्थ ईस्ट का मामला है, अभी आपने सुना होगा नागा समुदाय के लोग एनएससीएन कह रहा है संघ सरकार से बातचीत करो। तो हमने एनएससीएन से, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से पूछा भाई बातचीत किस पे की जाए? उसने कहा हमारा भी अपना संविधान होना चाहिए, हमारा ग्रेटर नागालैंड होना चाहिए। अभी नागालैंड छोटा है, उसको बड़ा बनाया जाए। तो बड़ा कैसे बनाया जाए? जहां नागा ट्राइबल्स रहते हैं और राज्यों में, वो सब क्षेत्र किसमें शामिल हो जाने चाहिए? नागालैंड में। वो कह रहे हैं हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हमारा अपना फ्लैग होना चाहिए। और कल के लिए कह देंगे जब हमारा अपना संविधान हो गया, फ्लैग हो गया, तो भारत में रहेंगे ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, तो सवाल है कि, और नक्सलिज्म देख लीजिए, माओवाद से ऑर्डर हुआ है डिसऑर्डर? जम्मू कश्मीर में ऑर्डर है डिसऑर्डर, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्डर है डिसऑर्डर। और आप याद रखिए इसलिए संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, हम अमेरिका जैसे नहीं है। विकसित देशों में एक बात में बड़ा फर्क होता है, जब किसी विकसित देश की पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो वहां पे खास बात आपको दिखेगी, वहां डिसऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है। कभी कभी फ्रांस में आप देखेंगे अभी हंगामा हो गया तो बहुत बड़ी न्यूज बन गई कि हंगामा हो गया, लोगों ने सड़क पर आ गए, वाहन जला दिए। हमारे तो हर तीसरे दिन घटना होती है, कोई बात हो गई तो ले जंतर मंतर। राजस्थान के लोग कहां बैठ जाते हैं? रेल की पटरी पर। कमाल की बात है यार। इसे बताइए जरा दोस्तों, ऐसे संविधान को बचाने के लिए, राष्ट्र की व्यवस्था को बचाने के लिए ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। लाइफ में भी दो चीजें होनी चाहिए, लाइफ में ऑर्डर होना चाहिए, डिसऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या है? सुबह उठने का समय, पढ़ने का समय, सोने का समय एक निश्चित हो। यानी बहुत जोश में आए, 3 दिन रात भर पढ़ लिया, 5 दिन सोए ताने के, एवरेज बराबर हो गया। उससे अच्छा 2 घंटे पढ़ा होता, ऑर्डर तो होता। डिसऑर्डर और स्टेबिलिटी का मतलब है कब आप क्या कर देंगे, भरोसा ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो लाइफ में प्राइमरी फैक्टर इज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। तो मेंस में लिखना बस केवल इसमें 2-4 पॉइंट आप लिख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी ऑब्जेक्टिव, बाकी सारी सब बातें किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला पॉइंट, इसलिए जर्मनी के वाइमार संविधान या वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, WEIMER, इसे जर्मनी के बीमर या वाइमार, WEIMER, जर्मनी के वीमर, ये स्टेट प्रोविंस ऑफ जर्मनी। वीमर संविधान से आपातकाल के प्रावधान लिए गए। आपातकाल के प्रावधान लिए गए। इसमें वी हैव बोरोड द इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। आपातकाल के प्रावधान लिए गए जिसे आलोचक लोकतांत्रिक देश का अलोकतांत्रिक प्रावधान मानते हैं। फॉर क्रिटिक्स इट इज अनडेमोक्रेटिक प्रोविजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जिसे आलोचक लोकतांत्रिक देश का अलोकतांत्रिक प्रावधान कहते हैं। अब कुछ फैक्ट की बात आपको बता देंगे। फैक्ट की बात कि हमारे यहाँ देयर इज 3 प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी।
आपातकाल किस संविधान किस भाग में है? अब कुछ फैक्ट आपको बता दें कि इमरजेंसी प्रोविजन के कुछ फैक्ट आपको बता दें। आपातकाल किस भाग में है? तो जरा देखें संविधान में क्या लिखा गया है, और अगली जो बातें हैं फैक्चुअल है। दूसरा, लेकिन पिछली बार आप देखेंगे जीएस मेंस में वित्तीय आपातकाल को पूछा गया था, और वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तो हमेशा जब मेंस में आप लिखिए फिलॉसफी आप जरूर लिखेंगे कि आखिर में पूरा प्रोविजन आया क्यों, उसकी उपयोगिता क्यों है, बजाय कि क्या क्या प्रोविजन संविधान में है। क्या क्या प्रोविजन संविधान में है, दैट मे बी द वन पार्ट वन कंपोनेंट ऑफ आंसर। अब वित्तीय आपातकाल लगा, सीधे आपने उत्तर 360 से शुरू किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको विषय के और संविधान की जानकारी नहीं है, आपने कुल विषय को रटा हुआ है, तो मेंस में आपको बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लिखने का बेसिक तरीका जीएस में विषय में एक ही जैसा होता है, बस विषय में एक फर्क होता है, हम तो स्कॉलर्स के भी कोड कर देते हैं, बस इतना फर्क आ जाता है, जीएस में नहीं करते। अब देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन 3 है, वैसे तो इमरजेंसी शब्द का प्रयोग दिखाई 2 ही है, 356 360 352 360। 356 में इमरजेंसी प्रोविजन शब्द का प्रयोग नहीं है, फिर भी लोग उसको भाग 18 में शामिल किए हुए हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे लक्षण है जैसे दिखता है कि सामान्य परिस्थितियां वो नहीं है। लेकिन उस पर आने 2-4 लाइन इसमें और नोट कर लीजिए, फिर लिख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन ब्रैकेट 352, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित होते हैं, ब्रैकेट में आर्टिकल 352। मूल अधिकार निलंबित होते हैं और संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। और संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप में काम करने लगती है। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टर्न्ड इनटू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप में काम करने लगती है। अब जरा इसको फैक्ट के साथ हम बात कर लें कि पहले हम देखें 352 में क्या होता है, कि अगर आपातकाल की बात की जाए तो व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 352, कि हम अब 352 में क्या होता है, पहला कि प्रेसिडेंट शैल प्रोक्लेम, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। केवल कैबिनेट शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया है। ये कैबिनेट की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। तो रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मूल संविधान में था भी नहीं, ये जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। एन कारण ये था कि 44th के समय जनता पार्टी सरकार में थी और इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप था, और इंदिरा गांधी ने ऐसा किया भी था कि सी डिक्लेयर द इमरजेंसी विदाउट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ कैबिनेट। सी नेवर कॉल द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ही नहीं, और दैट वाज मेजर ऑब्जेक्शन ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट देन। तो जिस समय राष्ट्रपति थे उनका बड़ा आपत्ति इस बात पे थी कि भाई इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई नहीं, और संसदीय शासन का मूल आधार कहाँ पे चलता है, कैबिनेट पे। संसदीय शासन का मूल आधार ही कैबिनेट आधार पे चलता है। इस वजह से जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे किस शब्द को जोड़ दिया, कैबिनेट। तो कैबिनेट बिकम द की। दूसरी बात है, जब राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो व्हाट शुड बी द बेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित होने का आधार क्या होना चाहिए? तो पहला, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा हो, इफ नेशनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट। फिर अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा हो, किसके कारण से? पहला, वार। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा हो जाए तो दैट इज की इशूज है नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा हो जाए किन कारणों से? युद्ध से, बाह्य आक्रमण, तथा तीसरा आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि 3 आधारों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट। हम आपको याद दिला दें, आगे हम संघीय शासन भी पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। इसका सीधा सा मतलब है खतरा व्यक्ति पर भी आता है, राष्ट्र पर भी आता है। अगर खतरा व्यक्ति पर है तो स्वाभाविक रूप में न्यायपालिका उसकी रक्षा कर लेगा, लेकिन खतरा राष्ट्र पे है तब तो फिर हमें इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ेगा। वैसे देखेंगे जितने हॉस्पिटल अब जाइए उसमें ट्रॉमा सेंटर होता है कि नहीं? कल एम्स में कहाँ पे आग लगी थी? ट्रॉमा सेंटर पे। आपको जुकाम हो जाए और आप सीधे जाके इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हो जाइए कि सर हम तो भर्ती होना चाहते हैं। कहाँ? उनके इमरजेंसी में। क्या जुकाम हो गया? जुकाम के लिए ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे, नॉर्मल सेंटर में? हर विमान में इमरजेंसी डोर होता है, ट्रेन में भी, बस में भी। ये बात अलग है, कई बार हमारे यहाँ इमरजेंसी डोर नॉर्मल कंडीशन में खोलने के प्रयास होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो संविधान में तो बहुत होशियार थे, उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक बना रखा था कि जरूरत हो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाए। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अलग ही होता है। 3 आधार पे। दूसरी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो रहा है तो क्या वार एक्चुअली होना जरूरी है या वार का आभास ही होना पर्याप्त है? तो संविधान में लिखा गया है एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट वार की संभावना भी हो, पोटेंशियल भी अपने आप में प्रोक्लेमेशन के लिए पर्याप्त है। यानी राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया, इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई। और आप जानते हैं राष्ट्रपति का सेटिस्फेक्शन शब्द ही अपने आप में सब्जेक्टिव है कि अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाई होता है, इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, किन कारणों से? वॉर। आज तक वैसे वार को हमारा संविधान परिभाषित नहीं करता और आजकल आईआर के डिक्शनरी में वार की कोई एक परिभाषा है नहीं। वार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार। लेकिन यहां वार का मतलब क्या है? सिविल वॉर, गुरिल्ला वॉर। वॉर मतलब एक कंडीशन है ही नहीं। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो एक्सटर्नल एग्रेशन है। हर एग्रेशन का परिणाम वार हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वार में एग्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। अगर हमने चाइना पे, हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, इट वॉज एक्सटर्नल एग्रेशन और इट वॉज वॉर। बाहरी आक्रमण, हम अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण न किया और हमने आक्रमण कर दिया, ये तो बस वही तकनीकी फर्क है, दोनों में तकनीकी फर्क है। और सच पूछिए, एग्रेशन, एग्रेशन कई रूप में हो सकता है। इट मे नॉट बी इन फॉर्म ऑफ वॉर, आतंकवाद के रूप में भी हो सकता है। कोई हमारी जमीन लेके भाग जाए, ये एग्रेशन है। अब चीन हमारी जमीन लेने का प्रयास कर रहा है, जमीन कब्जा कर लिया, तो कई बार ऐसा भी होता है, दैट में भी एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म रेबेलियन का मतलब है सरकार के खिलाफ ही हथियार बंद लोग सामने आ जाए, सरकार को ही पलटने का प्रयास कर दे, तो सरकार अपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए फिर इन
इस तथ्य में भी हम कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और ऑर्डर के साथ भी दूसरी चीज है। राष्ट्रपति ने तो आपातकाल लगा दिया, तो पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब देखिए फिर हम पार्लियामेंट के रोल पर आ गए। यहाँ भी पार्लियामेंट का अलग रोल है। अब जरा हेडिंग चेंज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हम कैसे तथ्य को फिर से कॉन्सेप्ट में चेंज कर देते हैं। अगला अगला है राष्ट्रीय आपातकाल और संसद की भूमिका। अब फिर रोल ऑफ पार्लियामेंट आ गया। रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल एवं संसद की भूमिका। अब देखिए संसद के जितने काम हमने भी पढ़े थे उसमें ये काम नहीं पढ़ा था। संसद विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, और राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये कार्यपालिका काम है, विधायिका का? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कार्यपालिका काम है, विधायिका का? कार्यपालिका का। तो पहला पॉइंट, संसदीय शासन में संसदीय शासन में आपातकाल की उद्घोषणा पर भी संसद का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। संसद का प्रभावी नियंत्रण, अंडरलाइन। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट इज ensured over the presidential proclamation of emergency। आपातकाल की उद्घोषणा पर भी संसद का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। इसलिए आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट अप्रूव्स द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अनुमोदन अंडरलाइन, अप्रूवल अंडरलाइन। संसद के द्वारा अनुमोदन होता है तथा आपातकाल की अवधि को बढ़ाने के लिए भी संसदीय अनुमति की आवश्यकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज मैंडेटरी for the extension of national emergency। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है तथा 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति भी लोकसभा को प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति भी लोकसभा को प्रदान की गई है। In Lok Sabha, he also given two power.
फॉर रिपीलिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इतनी बात जब देखिए हर जगह पार्लियामेंट की बात पड़ रही है, बस लास्ट में क्या है, लोकसभा। लास्ट में संसद शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा का मतलब केवल है लोकसभा। और ये भी आप देखेंगे जब भी अप्रूवल की आवश्यकता होती है, पार्लियामेंट नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, आपातकाल की अनुमोदन आपातकाल के अनुमोदन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत अंडरलाइन, स्पेशल मेजॉरिटी is needed in parliament for approval of president rule, approval of national emergency। आपातकाल के अनुमोदन के लिए भी संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के विशेष बहुमत अंडर ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अभिप्राय है कि किसी एक दल के समर्थन से आपातकाल की उद्घोषणा संभव नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज नॉट पॉसिबल ओनली विद द सपोर्ट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। केवल एक दल के समर्थन से आपातकाल की उद्घोषणा संभव नहीं है। सो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज नॉट पॉसिबल ओनली विद द सपोर्ट ऑफ वन पार्टी। अब देखेंगे, देखने में तो लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी, इन 2/3 मेजॉरिटी को भी हमने देखा किस तरीके से हमने इसको कॉन्सेप्ट में चेंज करने का प्रयास किया। अब इन्हीं बात को फैक्ट आपको बता दें कैसे फैक्ट होता है। पहला, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तब 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज, लोकसभा और राज्यसभा, विद इन 30 डेज लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी और 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल नहीं मिला तो आपातकाल लैप्स हो जाएगा। तो दैट इज फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। और आप पूछेंगे स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये स्पेशल मेजॉरिटी होगी। यानी मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस उसके अलावा 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग। शायद इसका मतलब मैंने कहीं बताया था क्या? विशेष बहुमत संविधान संशोधन पर आएंगे फिर आपको बता देंगे। जिस बहुमत से संविधान का बदलाव होता है वही बहुमत ये प्रोक्लेमेशन के लिए आवश्यक है। और ये भी आपको बता दें, इतना टफ प्रोसीजर किया गया है। अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर बीजेपी इमरजेंसी लगा दे तो राज्यसभा में उसका बहुमत है नहीं है। अब राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो कैन यू अप्रूव द इमरजेंसी? आंसर इज नो। और जब ये अप्रूव कर देगी लोकसभा ने, अगर राज्यसभा ने, दोनों ने अप्रूव कर दिया तो कितने महीने तक चलेगी? 6 महीने तक। यानी एक बार में राष्ट्रीय आपातकाल दैट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 6 मंथ। अगर 6 महीने ज्यादा आपको बढ़ाना है फिर क्या करना चाहिए? सेम अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी सेम अप्रूवल करके फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। आप कहेंगे व्हाट इज मैक्सिमम? देयर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल का कोई अधिकतम अवधि नहीं है, लेकिन हर 6 महीने पर पार्लियामेंट के अप्रूवल आवश्यक है। मामला टफ हो गया इसलिए। और ये भी याद दिला दें, ये सारा जो टफ प्रोसीजर कर दिया था दैट वाज डन बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर 44th अमेंडमेंट। जनता पार्टी सरकार ने सारे टफ प्रोसीजर्स किए थे क्योंकि 352 का मिसयूज हुआ था एक बार 75 में। इसका मतलब है कोई
अगर इसका कोई अगला चरण नहीं, क्योंकि 1962 से 1968 पहली बार आपातकाल, 1971 से 77 दूसरी बार, 1975 से 77 हमारे 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहले में 6 साल, दूसरे में 6 साल, तीसरे में 2 साल। इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमम ड्यूरेशन, 2 साल होगा, 3 साल होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है। दूसरी बात, तो एक तो कोई अधिकतम अवधि नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, जो यहां पे तो इंडो चाइना वॉर, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, इंडो पाकिस्तान वॉर, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं था। जून 1975 में पहली बार इमरजेंसी लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे। अब देखेंगे आज की डेट में इंटरनल डिस्टरबेंस कोई बेसही नहीं है, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस के बजाय किस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है? आर्म रेबेलियन। इंदिरा गांधी ने पहली बार 75 में इमरजेंसी लगा दी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे, जो 44th अमेंडमेंट से शब्द रहा ही नहीं, बदल दिया गया, क्योंकि इस पर बड़ा डिबेट हो गया था, बड़ा डिस्प्यूट हो गया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाई थी, बड़ा विवाद का मामला बन गया। लेकिन अगली बात यह है कि अगर हम 352 लगा दिए हैं और मान लीजिए 30 डेज में दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए, अगला भी संविधान में लिखा गया है, जबकि इतनी टेक्निकल बातें हमारे संविधान में एक्सटेंशन इसीलिए है कि बड़ी छोटी छोटी बातें भी संविधान में लिख दी गई हैं। अब मान लीजिए कि 30 डेज में लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक्सटेंशन चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि 1 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और 24 जनवरी को या 20 जनवरी को 2019 को लोकसभा भंग कर दी गई। लोकसभा स्टैंड अप टू लोकसभा व डिसॉल्व ऑन 20 जनवरी, और 30 दिन के भीतर हमें परमिशन लेना था। 20 ही दिन के भीतर ये डिसॉल्व हो गई और हमारा प्लान ये था कि 25 या 26 जनवरी को हम लोकसभा से अप्रूवल लेंगे। लोकसभा का अप्रूवल मिल नहीं पाया, तो उसके लिए प्रोविजन है। लेकिन अगर 20 जनवरी के भीतर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से इसको अप्रूव कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा, बशर्ते जो नई लोकसभा है वो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर इसे विशेष बहुमत से अनुमोदित कर दे। ये प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व होती नहीं, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। तो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो सकती है तो जो नई लोकसभा आएगी वो 30 दिन के भीतर, सेम है 30 डेज, 30 दिन के भीतर स्पेशल मेजॉरिटी से इसे अप्रूव कर दे, तो राष्ट्रीय आपातकाल फिर बना रहेगा 6 महीने तक। अगला 20 दिन का प्रावधान नहीं है। रिमेंबर, ये टेंटेटिव, हमने एक अनुमानात्मक हाइपोथेटिकल डेट लिया। हाइपोथेटिकल हमने लिया क्योंकि हमने कहा 30 दिन के भीतर लोकसभा राज्यसभा दोनों अप्रूव कर रही हैं, लेकिन 30 दिन के पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्या होगा? उसका 2 परिणाम होगा। तो क्या आप कहेंगे भाई जो लोकसभा है ही नहीं तो अप्रूवल के लिए हो ही नहीं है। अप्रूवल के लिए कोई नहीं, इसका मतलब है आपातकाल नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन बनाया गया, तब भी आपातकाल लगेगा बशर्ते उस बीच में 30 दिन के भीतर राज्यसभा ने उसे अप्रूव कर दिया हो और अगली जो लोकसभा आएगी फर्स्ट सिटिंग के डेट से 30 डेज के भीतर उसने इस बात को अप्रूव कर दिया हो, तो फिर 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ जाएगा। बढ़ने का तरीका वही है, 6 मंथ। तो 20 से अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमने एक हाइपोथेटिकल डेट ली है। नहीं, फिर तो नहीं, राज्यसभा को बुलाया जाएगा। राज्यसभा को राष्ट्रपति कभी उसके बैठक बुला सकता है, और संयुक्त बैठक का सवाल ही नहीं होता इमरजेंसी में, क्योंकि दोनों सदनों को अलग अलग अप्रूव करना पड़ेगा। ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता इसमें। अप्रूवल में ज्वाइंट सेशन होगा, फिर राज्यसभा की भूमिका अपने आप बेकार हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। अगले कुछ फैक्ट आपको दे रहे 6 मंथ का सीधा सा मतलब है कि जिस डेट पे हमने प्रेसिडेंट रूल किया है उस डेट से लेकर प्रेसिडेंट रूल कितने दिन तक रहेगा?
6 महीने। और उसी 6 महीने के 30 दिन के भीतर किसका अप्रूवल चाहिए? 30 दिन के भीतर संसद का अप्रूवल चाहिए। इसका मतलब है प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा? 30 days प्लस 5 month, दैट इज 6 month। 1 महीने प्लस 5 महीने। अप्रूवल 1 महीने के भीतर चाहिए, 6 महीने के भीतर नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार ऐसी चीजों पे गलती हो जाती है, तो आप ध्यान से रखिए, अप्रूवल 30 दिन के भीतर चाहिए। एक्सटेंशन कहां तक होगा? 6 महीने तक। मैक्सिमम कोई अवधि नहीं है। अब कुछ 1-2 फैक्ट आप और बता दें। अगला इसको हटाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला, अब जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ेगी। फर्क आप देखिए, आपातकाल की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ेगी? 6 महीने। लोकसभा का टेन्योर 1 साल में कितने के लिए बढ़ेगा? 1 साल के लिए। जैसे 5th लोकसभा, 5वीं लोकसभा, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हमने ईयर याद रखा है लेकिन एग्जामिनर चेंज कर देगा, ईयर नहीं पूछेगा किस लोकसभा के दौरान ऐसा हुआ। तो आपको जब किसी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हर एंगल से आप ध्यान में रखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो दैट वाज व्हेन जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। लोकसभा के कार्यकाल को एक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दोबारा, अब कहेंगे कितनी बार? दोबारा फिर से 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तिबारा फिर 1 वर्ष। एक बार में 1 वर्ष होगा, लेकिन कितनी बार इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 75 में लगी इमरजेंसी में लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया गया, उसके पहले कभी नहीं किया गया था। 62 में जो इमरजेंसी लगी थी, 67 में इलेक्शन वाज हेल्ड इन 67 और इमरजेंसी वाज रिवोक्ड इन 1968। तो हर आपातकाल में लोकसभा का एक्सटेंशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोकसभा का एक्सटेंशन कौन करेगी? पार्लियामेंट, राष्ट्रपति नहीं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के द्वारा विधानसभाओं के कार्यकाल को भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। और आप याद रखिए, अब मान लीजिए कि हमने 1 साल के लिए बढ़ा दिया, दूसरे साल के लिए बढ़ा दिया, तो उसके बीच में भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसके बीच में कभी भी प्रोक्लेमेशन को वापस ले सकता है। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए हमने कर दिया तो 1 साल लगा ही रहेगा, नहीं, 1 साल के पहले भी हम इसे हटा सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने 77 में जब आपातकाल हटा दिया था, 2 साल पूरा नहीं हुआ था, लगभग 1.5 साल था, उसके बाद उन्होंने आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी। अगला, अब जरा देखें कि व्हाइट इज नोन एज इमरजेंसी, तो इसका मूल अधिकार पे क्या फर्क पड़ता है? इसका अगर मूल अधिकार पर फर्क देखा जाए कि हाउ इमरजेंसी इंपैक्ट ओवर द फंडामेंटल राइट्स, इसमें 2 है। पहला, जैसे इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल, जैसी इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे होगी तो लगेगा 358। अगर 2 आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इस आधार पे नहीं, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, तो क्या 358, उसका इंपैक्ट क्या होगा? 358 इज इंपैक्ट ऑफ 352। 352 का परिणाम क्या है? 358। और 358 के बाद क्या होगा? आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, इसका मतलब है इसके लिए अलग से प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 358 लगा कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने घोषणा की, 358 लगा
ऑटोमेटिक सस्पेंशन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कह दिया कि होली की छुट्टी है, तो क्या अलग से बताने की आवश्यकता, क्लास नहीं चलेगी? अलग से बताने की आवश्यकता तो नहीं है। इसे जिस दिन हमने कहा कि इमरजेंसी लगेगी, ऑटोमेटिकली 19 गया। और 19 का मतलब है व्हाट्सएप चलाना मना, फेसबुक पे सेल्फी नो, और फेसबुक पे जैसा मर्जी हो वैसा कमेंट लिखना मना। फिल्में रोकी जा सकती हैं, फिल्में रोकी जा सकती हैं, प्रेस को सेंसर कर दिया जाएगा। सरकार जितना कहेगी उतना ही प्रेस में छपना है, पूरी मीडिया को सेंसर किया जा सकता है। दैट मीन्स सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इज द कोर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 हटा लिया जाए, इसका मतलब है आप यहाँ कमरे से यहाँ पे क्लास करने के लिए आए, कमरे से क्लास करने के लिए आए, किस आर्टिकल का प्रयोग किया? क्या? किसका प्रयोग किया? 19 का, आने जाने का अधिकार। प्रश्न पूछते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? 19। सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, किसका यूज कर रहे हैं? क्यों? मतलब हर बात में 19, क्यों? क्या? आर्टिकल 19 में है हमें व्यवसाय भी चयन करने का अधिकार है। दिल्ली में बसे हुए हैं, किस आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है? क्या? 19। कोई स्टूडेंट कोई यूनियन बनाया है, किराएदारों का कोई यूनियन? स्टूडेंट का अपना कोई यूनियन बनाया है कि नहीं बनाया है? जो भी जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहता है बीच बीच में, यूनियन बनाया होगा तभी तो। बहुत सारे छात्रों ने क्या साथी वगैरह क्या क्या बना रखा है, किस किस आर्टिकल का प्रयोग किया? आर्टिकल 19। अब ये सारे अधिकार हटेंगे, इस आर्टिकल 19 हट गया, समझिए फंडामेंटल राइट का बेस खिसक जाएगा। और एक बात याद रखिए, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी आ जाएंगे तो हिटलर हो जाएंगे, हिटलर हो जाएंगे। हमारे संविधान का शासन है व्यक्ति का? हिटलर, हाँ हिटलर की व्यवस्था एक जगह हम बना सकते हैं, जिस दिन हम संविधान से फंडामेंटल राइट्स हटा दें। इसलिए कोई शासन में आए, कोई शासन में जाए, हमारा देश का मेन करेक्टर बदलने वाला नहीं है। अभी तो जनता थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम है, इस जनता को भगाया जाता है हिटलर हिटलर हिटलर, और हम जनता तो हिटलर का मतलब ही नहीं जानती। हम जनता से पूछो भाई हिटलर हो जाए, हिटलर का मतलब क्या है? मतलब उसको लगता है अच्छा अच्छा, मतलब कोई शक्तिशाली, तो हमारा घर का ताऊ तो वैसे हिटलर है, तो उसको हिटलर समझ में नहीं आता। इसे आप याद रखिए, हमारे संविधान को तानाशाही संविधान बदलना है तो उसमें एक ही चैप्टर हटाना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ भी नहीं हटाना है। क्या हटाना पड़ेगा? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन? 1921। दे आर फंडामेंटल्स अमंग फंडामेंटल 19। इसलिए ये इमरजेंसी है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब देखिए हम विश्लेषण कैसे सीखते हैं। आपने तो आर्टिकल 19 तथ्य को ऐसे कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब चीज है, ये आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है या डेमोक्रेटिक देश का सस्पेंशन है? आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है या फंडामेंटल राइट्स का टूटे टूटे होना है? आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है या लोकतांत्रिक देश का तानाशाह में बदल जाना है? आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है या तंत्र का लोक पर हावी हो जाना है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट? डेमोक्रेसी, डेमोस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या जो महत्वपूर्ण है? अब मेंस का अप्रोच हो गया। जब एक ही चीज का आप विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल एक ही चीज को पोस्टमार्टम करने लगिए, बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति क्या होती, फिर आप लिख लेंगे चीजों को। रटी हुई चीजों को लिख नहीं सकते, अब हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो आर्टिकल 19 खत्म हो गया, लेकिन आप कहेंगे बाकी आर्टिकल फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल है कि बाकी आर्टिकल खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर अगला होगा इसका इंपैक्ट आर्टिकल 359, क्योंकि अब आर्टिकल 19 तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ अधिकार अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो उनको भी खत्म करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि खत्म उस समय नहीं हो रहे थे। इसलिए एक प्रोविजन आपको और करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं मुझे आर्टिकल 19, मुझे सारे फंडामेंटल राइट्स रोकने हैं, तो आप कहेंगे फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल 359 का।
359 का। अच्छा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़े से एक दो सूचना आपको बता दें कि अगले वीक से शाम को 4 से 5 बजे जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह दिखाना हो, कुछ पूछना हो, जो प्रॉब्लम अच्छी हो, तो रेगुलरली मैं शाम को 4 से 5 के बीच में ऑफिस में रहूँगा, तो कभी भी आप आ जाइए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगले वीक से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। दूसरी बात है कि अगले वीक से हम देखते हैं कि हो सकता है टाइम थोड़ा सा 15 मिनट्स पहले कर दें, ज़्यादा नहीं, 8:45 एक बार 8:40 यही सही है। 8:30 नहीं हो पाएगा, 8:30 ज़्यादा हो जाएगा, 8:45 ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं भी क्या होगा उसका, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 4 से 5 के बीच में। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 4 से 5 के बाद हम रहेंगे ही नहीं, हम तो सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनके लिए हम नेक्स्ट मंथ से क्या करिए कि क्लास छूटने के बाद एक आध दो लोग बेस, जैसे कि जो लोग मान लीजिए कि 11th के बाद कहीं उनको दूर जाना है, उन्हें यहाँ नहीं रुक रहे हैं, तो उसमें हम एक दो का ऐसा नंबर बना देंगे कि एक दो लोग एक ही दिन में चले आएंगे, एक दो लोगों को, उससे ज़्यादा कोई मैं कर नहीं पाऊंगा, तो एक दो लोग कोई समस्या पूछने चले आएंगे। बाकी 4 से 5 में जितनी मर्जी उतने आ जाएं, समय हमारे पास पर्याप्त है। तो आप ही देख लीजिए फिर। 3 क्या बुक का तो अभी मेरे पास आई नहीं है, पूरी उम्मीद है कि इस वीक में आ जाएगा, आज कल परसों जो भी हो जाए, तो इसलिए मैंने भी बताया नहीं, बुक जैसे आ गई बस आपको देना है मुझे, बुक जैसे आ गई। और अगर जल्दी आ गई तो मेरा एक प्लान ये भी है कि चूंकि अभी हमारे आईपीएस का अटैचमेंट लगा हुआ है दिल्ली में, तो हमारे संस्थान से 4-5 ऐसे लोग हैं जिसमें से आईपीएस है, पिछले बैच के 4-5 इज बिग नंबर। आप क्या समझते हैं दोस्तों, जरा सोच के देखिए। तो अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो हम उनको बुलाएंगे, और उन्हें के हाथ से अच्छा मौका, चूंकि भी वो इस वीक रहेंगे तो उन्हें के हाथ से इनोग्रेशन हो जाएगा। वैसे उनके साथ प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग का टाइम उनके पास खाली नहीं है, तो हम कोई कार्यक्रम शाम को हो सकता है कर दें, आपको बुला लेंगे। अपना क्या लिखा है 359 359 में जो पहला होता है कि 359 तब होगा जब 2 आधार पे नहीं 3 आधार पे इमरजेंसी लगे, और 3 आधार का सीधा सा मतलब है 2 तो पहले से यहां हो गया है, इसलिए एक ही तो बचता है, आर्म रेबेलियन, एक ही तो बच रहा है, आर्म रेबेलियन। तो आर्म रेबेलियन का मतलब 359 तब यूज होगा जब इमरजेंसी तीनों आधार पे लगे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। ये तीनों आधार पे जब लगेगा तब उसका इंपैक्ट आएगा 359। और 359 में क्या होगा, फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट खत्म किया जाएगा, फंडामेंटल राइट नहीं। 359 के लिए क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट के द्वारा एक अलग से प्रोक्लेमेशन होगा कि किन किन अधिकारों के इन्फोर्समेंट को रोका जाएगा। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन नहीं, उनके क्रियान्वयन का सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट। उनके क्रियान्वयन का सस्पेंशन होता है, या दैट इज अ सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट। अब देखिए, क्रियान्वयन के सस्पेंशन और फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन में एक फर्क बता दें आपको याद दिला दें। आवागमन, मैं ये कहता हूं कि आपको कमरे से निकलना नहीं है, तो किसका सस्पेंशन है, फंडामेंटल राइट्स का। और मैं कहता हूं आपको किसी देश में आना जाना नहीं, तो किसका सस्पेंशन है, फंडामेंटल राइट्स का। और मैं ये कह दूं कि भारत में ना ट्रेन चलेगी, ना बस चलेगी, एविएशन चलेगी, जहां मर्जी हो वहां आइए जाइए, तो हमने क्या कर दिया, इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर दिया। आपको अधिकार हमने सारे दे दिए, बाकी सुविधा हमने रोक दी। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपको जितनी मर्जी उतना पैसा खर्च करिए, बशर्ते बैंक से पैसा ले नहीं सकते। आप कहेंगे आने जाने का मतलब फंडामेंटल राइट से क्या होता है, इसका मतलब ये है
हम फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होगा? आवर पावर टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। हम उच्चतम न्यायालय में जा पाए, उच्च न्यायालय में जा पाए, तभी तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा। वही अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। तो ना हमें आर्टिकल 32 मिलेगा और ना आर्टिकल 226 मिलेगा। आपके पास बाइक है, पेट्रोल नहीं है, क्या करेंगे? और दोस्तों बहुत ऐसे केसेस होते हैं, बाइक तो है, पेट्रोल खत्म हो गया, खींच रहे हैं। तो व्हाट इज पेट्रोल? आर्टिकल 32 एंड 226। एंड व्हाट इज बाइक? 19, 20, 21, ये सब बाइक है। यानी फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट ही खत्म कर दिया जाएगा। और आप कहेंगे किसका? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। 20 का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, 23 का। लेकिन जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से ये कह दिया है 20 और 21 का इन्फोर्समेंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, इमरजेंसी के दौरान भी। तो नाउ 20 एंड 21 इज एन एक्सेप्शन। बाकी किसी भी अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। बाकी हम किसी भी अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। ये हमने कुछ फैक्ट आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। ये इमरजेंसी है। अच्छा, संघवाद पे क्या प्रभाव है वो हम आपको अलग से बता देंगे। व्हाट इज इम्पैक्ट, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओवर फेडरल सिस्टम। या हम अभी इसी पर आपको ये भी बता देते हैं कि संघवाद पे क्या प्रभाव होता है। अगला बताइए देना, इमरजेंसी खत्म ही हो जाए। फिर इसका कॉन्सेप्चुअल सब पार्ट क्या है वो भी आपको बता देंगे। यहाँ तो कुछ पूछना है? अगला, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओवर फेडरल सिस्टम। ये संघात्मक शासन ने आपको बताया नहीं है, फिर भी बता, कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए बस, उसके बाद तो संघवाद में अलग से बता देंगे। कि कोई भी बशर्ते संघवाद पर आने से पहले एक फैक्ट आप लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया कि मूल अधिकारों का विघटन, तो इसके बारे में केस का नाम लिख लीजिए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। इसके बाद फिर संघवाद पर आएंगे। एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस का पॉपुलर नाम है हैबियस कॉर्पस केस। (1976) एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस का जो लोकप्रिय नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद, हैबियस कॉर्पस केस। हेबियस कॉर्पस केस। इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए। इस वाद को न्यायपालिका के इतिहास में एक नकारात्मक अध्याय की तरह माना जाता है। इट इज नेगेटिव चैप्टर। It is considered as a negative chapter in the history of Indian judiciary, क्योंकि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार की रक्षा में विफल हो गई।
judiciary fail to protect the fundamental rights of citizens, क्योंकि न्यायपालिका नागरिकों की रक्षा करने में विफल हो गई और न्यायपालिका ने तर्क दिया कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया गया है। Judiciary says that suspension of fundamental right is already in force. मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया गया है। अब देखेंगे ये अपने आप में बड़ा विवाद का केस था और आपको याद दिला दें इंदिरा गांधी ने इसलिए डबल इमरजेंसी का प्रयोग किया था। इंदिरा गांधी ने डबल इमरजेंसी का प्रयोग किया था। एक तो 71 से चल रही थी, दूसरा 75 में यूज किया। क्यों? पहली इमरजेंसी वॉर के आधार पे थी, दूसरी इमरजेंसी उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे लगा दी। और इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इमरजेंसी इसीलिए लगाई कि वो सारे अधिकारों को सस्पेंड करना चाहती थी, वो सारे अधिकारों को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये इमरजेंसी लगा दी। इस इमरजेंसी में लोग उच्चतम न्यायालय पहुंचे। उच्चतम न्यायालय ने यह कह के मना कर दिया कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बताइए, कार्यपालिका अगर मूल अधिकार को हटा दे तो न्यायपालिका इसे देखती रहे या न्यायपालिका को अधिकार की रक्षा करनी चाहिए? इसी एडीएम जबलपुर केस बड़ा हिस्टोरिकल केस है। आप ये बात जानते हैं, चूंकि पोल साइंस में वी आर नॉट लॉयर्स, हम लॉ की तरह हर केस का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं देते, ना जरूरी है। कुछ केस इतने लैंडमार्क हैं क्योंकि वो लिबर्टी जुड़े हुए हैं, वो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं और फेडरल सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो उसका रेफरेंस हमें देना पड़ता है। एडीएम जबलपुर वाज कंसिडर्ड द ब्लैक हिस्ट्री इन द केस ऑफ इंडियन जुडिशरी। मूल अधिकारों को बचा नहीं पाई और न्यायपालिका ने यह कह दिया भाई तो कुछ कर ही नहीं सकते। और बल्कि उसी में 3 जज थे, उसमें एक जस्टिस एच.आर. खन्ना थे। एच.आर. खन्ना ने, चूंकि हमारे निर्णय हमेशा बहुमत से आता है, एच.आर. खन्ना वाज सिंगल डिसेंटिंग जज। एच.आर. खन्ना ने कहा था नहीं नहीं, कोई भी कंडीशन हो मूल अधिकार को इस तरीके से छीना नहीं जा सकता। लेकिन उनकी बात अल्पमत में पड़ गई और बाद में एच.आर. खन्ना को इंदिरा गांधी ने पेनलाइज करने का प्रयास किया था क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में प्रमोट नहीं किया। जस्टिस हमीदुल्ला बेग को प्रमोट किया, जिन्होंने सरकार को इस मामले में फेवर किया था। तो ये न्यायपालिका हम पढ़ लेंगे हम। तो ये फर्क है कि फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी तो पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। अब जरा संघवाद पे फर्क देखें, अगला हेडिंग है। अब संघवाद पे क्या फर्क होता है? संघवाद पे पहला फर्क देखेंगे। पहला हम बेसिक चीज बता दें, हमारे एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है ये संघीय शासन के विभाजन में चलता है कार्य। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघीय शासन के डिवीजन में ये सिस्टम चलता है। अब स्वाभाविक रूप में यूनियन लिस्ट किसके पास है? संघ के पास। राज्य सूची किसके पास है? राज्य के पास। कंकरेंट लिस्ट किसके पास है? दोनों के पास। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट इस पे भी कानून बनाएगी, इस पे भी कानून बना सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ पावर इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसी बात को कहने के कई तरीके हैं। इधर एक ही बात को ऐसे कई तरीके। इसका पहला, डिवीजन ऑफ पावर इज सस्पेंडेड। एक ही बात को कहने के हमारे पास 3 तरीके हैं।
तो फिर संघ सरकार कैसी एकात्मक? इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट टर्न्ड इनटू यूनिटरी गवर्नमेंट। तीसरा, स्टेट लिस्ट चेंज एज ए कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची समवर्ती सूची तरह बन जाती है। संघीय व्यवस्था खत्म, संघीय व्यवस्था खत्म हो जाती है। शासन एकात्मक बन जाता है, यानी संघात्मक शासन के बजाय शासन कैसा हो जाता है? एकात्मक। मतलब संघात्मक एकात्मक का मतलब आपको संघवाद में आपको बता देंगे, लेकिन ये सारी बातें खत्म। डिवीजन ऑफ पावर इज सस्पेंडेड, यूनिटरी गवर्नमेंट इज, ये इट इज चेंज इनटू यूनिटी गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में बदल गया, यानी पूरा का पूरा संघीय शासन समाप्त। पूरा संघीय शासन समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्टेट असेंबली बनी रहेगी। राज्य विधानसभाएं रहेंगी, और राज्य विधानसभाएं रहेगी तो राज्य का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा। राज्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा तो राज्य का चीफ मिनिस्टर भी रहेगा। तो सीएम रहेगा, स्टेट असेंबली रहेगी, लेकिन पावर सस्पेंड हो जाएगा। बताइए। अच्छा, ये अभी लिख लीजिए, बाकी एक्सप्लेन करते हैं संघवाद में। संघवाद में विस्तार से एक्सप्लेन कर देंगे, टीम लिस्ट का मतलब क्या होता है, कंकरेंट क्या है, हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। हाँ, स्टेट असेंबली रहेगी, मुख्यमंत्री का पावर खत्म हो जाएगा, डिवीजन ऑफ पावर नहीं रहेगा, यानी स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। जो बात ध्यान देने की है, स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी, मुख्यमंत्री रहेगा। ये तथ्य है। अब फिर इसी को हम विश्लेषण में बदल दें, तो अगला हेडिंग लिखिए, या इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसी तथ्य को एक्सप्लेन कर दें। इसका मतलब क्या है? अगला हेडिंग, हेडिंग लिख लीजिए, भारत में एकात्मक एवं संघात्मक शासन का सम्मिश्रण। और हमने पहले बता दिया कि संघात्मक शासन को हम अलग से बताएंगे, इसलिए वहां इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हेडिंग है, भारत में एकात्मक एवं संघात्मक शासन का सम्मिश्रण। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अच्छा किसी ने क्या दिमाग लगा सवाल पूछा है, क्या राष्ट्रपति खुद को क्षमा कर सकता है? बताइए, क्षमा कर सकता है? नहीं। देखिए, ये क्या दिमाग लगे था, वकीलों वाला दिमाग है ये। तो सवाल यह है कि हमारे यहाँ एक न्याय का जो होता है नेचुरल जस्टिस, खुद को व्यक्ति कैसे क्षमा कर सकता है? लेकिन फिर आप पूछेंगे, अगर वो खुद को नहीं क्षमा कर सकता, उसे क्षमा कौन करेगा? फिर क्षमा कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी पद पर रहने के दौरान सिविल मामलों में न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और न्यायपालिका ऐसे मामलों से दंड देती है, तो क्या खुद को क्षमा कर पाएगा? नहीं, हमेशा बड़ा डिस्प्यूट का विषय है। लेकिन इस पे दोनों तर्क में बात हाँ ना कही सकते हैं, फिर भी मेजॉरिटी में नो, कि खुद व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश कैसे बन सकता है? पहला पहला क्या लिखा आपने? राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघात्मक शासन एकात्मक शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फेडरल गवर्नमेंट टर्न्ड इनटू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघात्मक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आलोचक यह मानते हैं
इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक है, सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक है, जबकि आपातकालीन समय में यह एकात्मक बन जाता है। जबकि आपातकालीन समय में यह एकात्मक बन जाता है। अब देखिए फिर अगला पॉइंट, इसी कारण भारतीय संघीय शासन को अर्धसंघात्मक भी कहा जाता है। दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई वी कॉल इंडियन फेडरल सिस्टम एज अ क्वाज़ी फेडरेशन। इसी कारण भारतीय संघीय शासन को अर्धसंघात्मक भी कहा जाता है। परंतु पॉल ब्रास ने सही ही कहा है परंतु पॉल ब्रॉस के द्वारा सही कहा गया है कि भारतीय संविधान में पॉल ब्रास राइटली सेड दैट भारतीय संविधान में स्थायित्व और व्यवस्था के निर्माण के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है। स्थायित्व व्यवस्था का निर्माण अंडरलाइन, इमरजेंसी इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन कॉन्स्टिट्यूशन। स्थायित्व व्यवस्था के निर्माण के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इन तथ्यों को हमने फिर कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। तो ये तथ्य हैं, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। हमने कॉन्सेप्ट उधर को बता दिया कि अब ये तो हम बाद में देखेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक है, संघात्मक है, कैसा है, देखेंगे बाद में। लेकिन फिर बहुत सारे फैक्ट को फिर कॉन्सेप्ट में चेंज कर दें। अगला हेडिंग है, तो आप हेडिंग याद रखिएगा कि भविष्य में क्या आपातकाल का दुरुपयोग हो सकता है। कल लास्ट में से विचार करेंगे बाकी।